हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जून महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हमने जून महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शूटिंग रेंज का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 13 करोड़ 51 लाख की लागत से मेरठ में तैयार होने वाली शूटिंग रेंज के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में तैयार होने वाली रेंज में मेरठ सहित पूरे मंडल के शूटरों को इसका लाभ मिलेगा। शूटिंग रेंज आधुनिक तकनीक से लैस होगी। शूटिंग रेंज में कुल 56 टारगेट होंगे, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल के कंप्यूटराइज्ड 47 टारगेट होंगे, जबकि 50 मीटर एयर पिस्टल के 4 और 25 मीटर एयर पिस्टल के 5 कंप्यूटराइज्ड टारगेट होंगे। और एक टारगेट की कीमत कितनी होगी? तो करीब 9 लाख रुपए। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर एक शूटिंग रेंज के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तो मेरठ में जो है शूटिंग रेंज के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। और ये जो शूटिंग रेंज है इसे स्थापित करने में कितना खर्चा आएगा? तो 13 करोड़ 51 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम यानी साइकिलिंग ट्रैक कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। प्रदेश में साइकिलिंग करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में वेलोड्रोम का निर्माण किया जाएगा। खेल विभाग के इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। लखनऊ में बनने वाला यह वेलोड्रोम प्रदेश का पहला वेलोड्रोम होगा। अब लखनऊ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला वेलोड्रोम जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? तो लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में। अगला क्वेश्चन है, और यहां पर इमेज में देख सकते हैं इस तरह का होता है ये वेलोड्रोम। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में योग की पाठशाला खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में योग के जरिए अपनी इम्यून बढ़ाने के कई मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए यूपी संस्कृत संस्थानम ने हर जिले में योग की पाठशाला खोल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसकी वर्चुअली शुरुआत हुई। संक्रमण के चलते वर्चुअल योग पाठशाला चलेगी। पाठशाला में भाग लेने वालों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में यूपी संस्कृत संस्थानम ने हर जिले में योग की पाठशाला खोलने के यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। SGPGI आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ परिसर में उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। 14 नवंबर चार्टरा बेंटिंग का जन्मदिन है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो डायबिटीज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि SGPGI आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ परिसर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 45%। भारत का खेल उत्पाद निर्यात में 2020-21 का टर्नओवर करीब 1300 करोड़ का है। यह पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा है। पूरे भारत में जितना भी खेल उत्पाद निर्यात होता है उसमें मेरठ की हिस्सेदारी लगभग 45% है। मेरठ के निर्यात उद्योग का टर्नओवर इस साल करीब 550 करोड़ रहा। यह आंकड़े स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जारी होते हैं।
तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पूरे भारत में जितना भी खेल उत्पाद का निर्यात होता है उसमें मेरठ की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, तो ये 45% है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। और ये जो है इमेज में देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मॉडल है। वाराणसी में देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष तैयार हुआ। इसमें शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई। इसका नाम भी है रुद्राक्ष। इस कन्वेंशन सेंटर का मुख्य ऑडिटोरियम इतना बड़ा है कि एक साथ 1200 दर्शक बैठ सकते हैं। पीएम मोदी और जापान के पीएम एक साथ इस सेंटर का शुभारंभ करेंगे। रुद्राक्ष की नींव 2015 में रखी गई थी। जापान की कंपनी ने इसे तैयार किया है और ये अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कन्वेंशन सेंटर है। तो ध्यान रखना है कि अत्याधुनिक, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर जो रुद्राक्ष है ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, CWUR रैंकिंग में भारत का IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 818। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 19,788 संस्थानों के बीच CWR रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत का IIM अहमदाबाद 415वें स्थान पर रहा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान 459वीं रैंक हासिल की। CWR रैंकिंग 2021-22 में IIT कानपुर ने 818 रैंक हासिल की। तो ध्यान रखना है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने जो ये रैंक जारी की है उसमें पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें IIT कानपुर जो है पहले स्थान पर रहा, जिसकी रैंकिंग 818 रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा की व्यवस्था के लिए यूपी की योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के वैध संरक्षक को बच्चों के बालिग होने तक 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दिया जाएगा। निराश्रित बालिकाओं की शादी में सरकार 1,01,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसमें ऐसे बच्चे निराश्रित की श्रेणी में आएंगे जिनके माता पिता का निधन 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से हुआ हो, या फिर माता या पिता में से किसी एक का निधन 1 मार्च 2020 के पहले हो चुका हो और दूसरे का निधन कोरोना की वजह से हुआ हो। पात्रता की श्रेणी में आने के लिए पारिवारिक आय जो है वो 2 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और किस वजह से की है, तो कोरोना महामारी के दौरान जो अनाथ बच्चे हैं उनके भरण पोषण व शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट किसके नाम पर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम फाइनल हो गया है। मस्जिद का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा, जिनकी मृत्यु 164 साल पहले हो गई थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद का नाम तय किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनने वाली है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किस शहर में रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जल्द ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपनी संपत्ति पर एक शोध केंद्र स्थापित करेगा। इस शोध संस्थान में विज्ञान से लेकर लोक कलाओं पर अध्ययन किया जाएगा। BHU परिसर में सांगानेरिया फाउंडेशन की ओर से विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर एक शोध केंद्र स्थापित करेगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में यूपी के किस जिले में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में। ललितपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ झूमरनाथ मंदिर के पास ग्राम ससुआ के बड़े तालाब के निकट खुदाई में भगवान शिव के गढ़ नंदी की सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है। यह मूर्ति चंदेलकालीन वंश की बताई जा रही है। तो ये जो है मूर्ति ललितपुर में पाई गई है। ललितपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ झूमरनाथ मंदिर के पास कौन से गांव में? तो ससुआ नामक गांव में। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 100 शहरों में कानपुर कौन से स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान पर। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण जोखिम का बड़ा सामना कर रहे 100 शहरों को शामिल किया गया। इस सूची में दिल्ली दूसरे स्थान पर, चेन्नई तीसरे स्थान पर, आगरा 6वें स्थान पर और कानपुर 10वें स्थान पर है। जयपुर उसमें 22वें स्थान पर है, लखनऊ 24वें, बेंगलुरु 25वें और मुंबई 27वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण जोखिम का सबसे बड़ा कारण है। इस सूची में पहले स्थान पर इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे 100 शहरों में 43 शहर भारत के हैं और 37 चीन के हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि पर्यावरण का जोखिम का सबसे ज़्यादा जो सामना करने वाला शहर है वो कौन सा रहा है? तो ये रहा है इंडोनेशिया का जकार्ता शहर। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इसमें दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है? तो ध्यान रखना है आगरा जो है ये 6वें स्थान पर और कानपुर 10वें स्थान पर रहा है और राजधानी लखनऊ 24वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर के रमईपुर में 451 करोड़ रुपए से 250 एकड़ में मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर बनाने जा रही है। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। करीब 50,000 लोगों को इससे डायरेक्ट और 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिलेगा। यूपी सीडा ने क्लस्टर के लिए 240.18 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो किया गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं के साथ एक वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रमईपुर में 451 करोड़ की लागत से क्या बनेगा? मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण नारायण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस BK नारायण यानी बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार आदेश जारी किया गया। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष के रूप तौर पर नियुक्त किए गए हैं वो कौन हो गए हैं? तो जस्टिस BK नारायण यानी जस्टिस बालकृष्ण नारायण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनूप चंद्र पांडे। उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अनूप चंद्र पांडे को 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अनूप चंद्र पांडे का जन्म 15 फरवरी 1959 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की है। वे 1984 बैच के IAS अफसर रहे हैं जो 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके सेवानिवृत्त IAS अनूप चंद्र पांडे 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश कैडर के जो IAS अधिकारी हैं अनूप चंद्र पांडे,
इन्हें जो है चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त राजस्व गांव में 9 जून से 10 दिन तक मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान संचालित करने का फैसला किया है। अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व गांव में ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए कंपोस्ट पिट व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सोख्ता का निर्माण कराया जाना है और प्रत्येक राजस्व गांव में प्लास्टिक कचरा एकत्रीकरण केंद्र भी बनाया जाएगा। और ये जो अभियान है ये कब से कब तक चला? तो ध्यान रखना है 9 से 18 जून के बीच ये अभियान चला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से किसे डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुमंद जैदी। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं अर्जुमंद जैदी। हर साल डॉक्टर BR अंबेडकर फाउंडेशन भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित और योग्य उम्मीदवारों को नामित करता है और उन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस वर्ष 23 जून 2021 को वस्तुतः पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया और देश भर से 20 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अर्जुमंद जैदी को उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ साल कछुआ उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी में पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी में। यूपी में कछुओं की 15 प्रजातियां हैं। इनमें सबसे दुर्लभ है साल कछुआ, जो कि सिर्फ कहां पर पाया जाता है? चंबल नदी में। यह केवल चंबल नदी में ही सिमट कर रह गया है। प्रदूषण के चलते अन्य नदियों से इसका अस्तित्व जो है वो मिट चुका है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में दुर्लभ प्रजातियों के जलीय जीवों का संरक्षण वर्ष 1979 में सेंचुरी के बनने के समय से किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो साल कछुआ है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चंबल नदी में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धसान नदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में अर्जुन सहायक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई। उन्होंने महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण करते समय इसकी घोषणा की थी। यह 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है और यह कहां पर बनाई जा रही है? तो धसान नदी पर। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये धसान नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एल्डर लाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना संक्रमण काल के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट एल्डर लाइन शुरू किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू की। राज्य में महामारी के दौरान हेल्पलाइन 14567 जरूरतमंद बुजुर्गों को इलाज दिलाने और उनको दवाइयां पहुंचाने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस प्रोजेक्ट को टाटा ट्रस्ट और NSC फाउंडेशन की सहायता से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट एल्डर लाइन है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कोरोना संक्रमण काल के दौरान 60 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के क्षेत्र में D.Litt की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विधि नागर। BHU संगीत एवं मंच कला संकाय की कथक नृत्यक डॉक्टर विधि नागर कथक नृत्य के क्षेत्र में D.Litt की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। वह BHU में कथक की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर नृत्य विभाग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से D.Litt की उपाधि हासिल की है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डी.लिट की यानी कथक नृत्य के क्षेत्र में डी.लिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है डॉक्टर विधि नागर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे के बनाए जाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे का विस्तार करेगी। बस अड्डा 9 एकड़ क्षेत्र में होगा तथा इसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए आएगी। बस अड्डा अयोध्या के ग्राम माझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर यानी लगभग 9.0011 एकड़ में बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, तो ये अयोध्या में बनाया जाएगा। और ये जो बस अड्डा है इसकी लागत कितनी होगी? 400 करोड़ रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर में किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और पहले चरण में प्रशासनिक भवन तथा आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी से जुड़े निर्माण कार्य होंगे। आयुष विश्वविद्यालय के साथ साथ एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश शर्मा। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। मुकेश शर्मा IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं, जो कि वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ हैं। वह वैश्विक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है और ये जो मुकेश शर्मा हैं ये IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सैनी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य नामित कर दिए हैं। सहारनपुर के जसवंत सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी नामित किए गए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नामित किए गए। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया? तो सहारनपुर के जसवंत सैनी को अध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा 25 सदस्य जो है वो नामित किए गए। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको पिछले लास्ट 6 मंथ का वीडियो भी देखना है तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं और पिछले मंथ का भी रिवीजन वीडियो आप देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामबाबू हरित। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य पद के लिए कुल 15 लोगों को नामित किया है। SC/ST अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण का कार्यकाल 1 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा उसे नामित किया गया। आगरा से डॉक्टर रामबाबू हरित को अध्यक्ष पद के लिए व शाहजहांपुर से मिथिलेश कुमार को उपाध्यक्ष पद के लिए, साथ ही सोनभद्र से राम नरेश पासवान को उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो आगरा के डॉक्टर रामबाबू हरित को, और उपाध्यक्ष के तौर पर तो शाहजहांपुर से मिथिलेश कुमार और सोनभद्र से राम नरेश पासवान को
उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की पहल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में 1 से 5 वर्ष तक के तीव्र अति कुपोषित हुआ मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने नई पहल की है। इसके लिए ICDS निदेशालय 1 जुलाई से 31 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम के नाम से यह अभियान चलाया जाएगा और इसमें कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जो है कुपोषित बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है। और किस नाम से अभियान चलाया जाएगा? तो ध्यान रखना है, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम के नाम से अभियान चलाया जाएगा। और ये अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 1 जुलाई से 31 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहराइच। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद बहराइच में दूसरा टिश्यू कल्चर लैब स्थापित होगा। इससे यहाँ के किसानों को केले के लिए सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता के पौधे सुलभ होंगे। इससे उत्तम कोटि की खेती और कम लागत में ही संभव हो सकेगी। यह लैब जिले में उद्यान विभाग की राजकीय पौधशाला रिसिया में स्थापित होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद बहराइच में दूसरा टिश्यू कल्चर लैब जो है वो स्थापित किया जाएगा। इस लैब से होगा क्या? तो यहाँ के किसानों को केले के सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता के पौधे यहाँ पर मिल सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहर के मुख्य मार्गों की इमारतों को एक ही रंग की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शहरों के मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहरी हिस्से को विकास प्राधिकरण द्वारा तय रंग में ही रंगना होगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दे चुके हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग जल्द ही आदेश जारी करने वाला है। इसके लिए भवन स्वामियों को 6 माह की मोहलत मिलेगी। रंगाई का खर्च खुद भवन स्वामियों को उठाना होगा। बाहरी दीवार का रंग ही नहीं बल्कि नेम प्लेट व साइन बोर्ड भी एक जैसे होंगे। नेम प्लेट, साइन बोर्ड का आकार, रंग और लिखावट भी प्राधिकरण तय करेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो इस तरह का नया आदेश जारी करने वाला है और उसके तहत मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहरी हिस्से को एक ही रंग में जो है रंगना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। हाल ही में IIT कानपुर का पहला शक्तिशाली मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम तैयार किया गया। यह हेलीकॉप्टर 5 किलो वजन उठाकर 80 मिनट तक उड़ने में सक्षम है। मानव रहित यान बनाने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर अभिषेक ने बताया कि PhD छात्र रामा कृष्णा और MTech छात्र चिराग जैन ने मिलकर इसे बनाया है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर मरीजों तक दवा पहुंचाने में किया जाएगा जहां वाहनों की आवाजाही बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहला शक्तिशाली मानव रहित जो UAV हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो विभ्रम इसका नाम रखा गया है। और ये विकसित किसने किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने। और आपको ध्यान रखना है कि ये IIT कानपुर का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये 5 किलो वजन उठा सकता है और 80 मिनट तक ये उड़ने में सक्षम है। और इसे बनाया किसने है? तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये PhD छात्र हैं रामाकृष्णा और MTech के छात्र चिराग जैन ने मिलकर इसे बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MN भंडारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट वरिष्ठ न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी चीफ जस्टिस संजय यादव के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी 26 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का था। मौजूदा चीफ जस्टिस संजय यादव सबसे कम समय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जस्टिस संजय यादव हैं ये
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस बने। और अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नाम इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रो तोमर। योगी सरकार ने नोएडा स्थित शूटिंग रेंज का नाम बदलकर अब चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। अप्रैल के अंत में शूटर दादी का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। निधन के समय उनकी उम्र 89 साल की थी। शूटर दादी चंद्रो तोमर ने 60 साल की उम्र में प्रोफेशनल शूटिंग शुरू की थी। कुछ समय पहले उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी और उस फिल्म का नाम क्या था? तो सांड की आंख उस फिल्म का नाम था। शूटर दादी चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने परिवार के साथ रहती थी। उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी चंद्रो तोमर, उनका जो है कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। और ये क्यों चर्चा में रहती थी? क्योंकि इन्होंने 60 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की थी और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार थे, जो प्रतियोगिताएं थी, वो इन्होंने जीती भी थी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी और इन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता था। और दोस्तों इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, सांड की आंख। और इस फिल्म में जो ये शूटर दादी थी चंद्रो तोमर, इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो ध्यान रखना है, भूमि पेडनेकर जो अभिनेत्री हैं उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी। और इनकी जो बहन थी प्रकाशी तोमर, वो भी एक उम्रदराज निशानेबाजों में मानी जाती हैं। तो उनकी भूमिका उस फिल्म में निभाई थी तापसी पन्नू जो अभिनेत्री हैं उन्होंने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है शूटर दादी चंद्रो तोमर। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से किस राज्य में पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से यूपी में चलेगा पौष्टिक पौधरोपण अभियान। योगी आदित्यनाथ सरकार जुलाई में अलग से पौधरोपण अभियान शुरू करेगी। अभियान आम आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाने की मदद करने के लिए औषधीय और पौष्टिक पौधों पर विशेष जोर देगा। अभियान के तहत औषधीय और सुगंधित पौधों की 1.5 दर्जन प्रजातियों जैसे दाहूजन है, अमलतास है, अर्जुन, नीम, कदम, अशोक और हिबिस्कस को लगाया जाएगा। इनकी कुल संख्या 418 लाख के करीब होगी। सरकार ने इस सीजन में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अखबार के प्रथम संपादक के पैतृक गांव में बनेगा स्मारक। इनका नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। देश में हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से शुरुआत करने वाले हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक प्रथम पत्रकार संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल की यादें सहेजी जाएंगी। उन्नाव की बीघापुर तहसील अंतर्गत स्थित पैतृक गांव भाटनखेड़ा में अब स्मारक बनाया जाएगा। यहां आकर आने वाली पीढ़ियां हिंदी पत्रकारिता के जनक के बारे में जान सकेंगी। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से निकाला गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश में हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड के जो शुरुआत करने वाले थे, जो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, तो इनके नाम पर अब जो है एक स्मारक बनाया जाएगा इनके पैतृक गांव भाटनखेड़ा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और इमेज में देख सकते हैं इस तरह का होता है स्काई वॉक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्राचीन और नवीन काशी को स्काई वॉक के जरिए पूरा भारत देख सकेगा। यह स्काई वॉक 80 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा। इससे पूरा काशी एक साथ दिखेगा। भूतल सहित 18 मंजिला 2 इमारतों की छत के बीच ग्लास यानी कांच के बेस का स्काई वॉक बनाया जाएगा। छत पर दूरबीन की व्यवस्था होगी। करीब 100 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा ग्लास स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग खड़े हो सकेंगे। जुलाई में इस परियोजना का डीपीआर तैयार हो जाएगा और टेंडर के 18 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला स्काई वॉक है वो कहाँ पर बनेगा।
तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनेगा। और ये जो स्काई वॉक है ये ग्लास यानी कांच के बेस का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 80 मीटर ऊंचा ये स्काई वॉक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में कितने दिवसीय यात्रा पर आए थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद पहली बार 3 दिन के प्रवास पर कानपुर आए। बाद में वे 2 दिन की यात्रा पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस प्रवास में वे कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंक भी गए। 25 जून 2021 को राष्ट्रपति दिल्ली से कानपुर प्रेसिडेंशियल ट्रेन यानी महाराजा एक्सप्रेस से पहुंचे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ट्रेन कोच बुलेट प्रूफ थे और एनएसजी की एक टीम भी उनकी सिक्योरिटी में तैनात रही। ऐसा 15 साल बाद हुआ जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति ने रेल यात्रा की। इससे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक की रेल यात्रा की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद जो रामनाथ कोविंद हैं वो पहली बार 3 दिन के प्रवास पर कानपुर आए और बाद में वो 2 दिन की यात्रा पर राजधानी लखनऊ भी पहुंचे। तो अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कितने दिवसीय यात्रा पर आए, तो 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आए और इस प्रवास में वे अपने पैतृक गांव परौंक भी गए। अब ये आपको गांव का नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये गांव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव का नाम क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति दिल्ली से कानपुर किस ट्रेन से गए, तो प्रेसिडेंशियल ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से ये दिल्ली से कानपुर पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहां स्थापित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। सैमसंग कंपनी ने चीन छोड़ देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नोएडा में अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री की स्थापना कर ली है। सैमसंग की प्लानिंग देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की है। यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही इंडिया ओलेड तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी साउथ कोरिया की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सैमसंग कंपनी जो है वो चीन देश छोड़कर के अपनी जो मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित करने जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है जो इंडिया है वो ओलेड तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश जो है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अशरफ सैफी। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पुनर्गठन की सूची जारी कर दी। आगरा के अशरफ सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वाराणसी के हैदर अब्बास उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने। सुरेश जैन, नवेंदु सिंह, अफरोज खान, बख्शीश अहमद, रूमाना सिद्दीकी और अनीता जैन को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आगरा के अशरफ सैफी को। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को टीबी मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर से लेकर गांव तक में 1 से 31 जुलाई तक टीबी मरीजों को खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी में टीबी मरीजों का पता लगाने वालों को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। यह अवार्ड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। ये अवार्ड सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था और निर्मित पर्यावरण आदि विषयों पर दिए गए हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो है वो किसे मिला है, तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, इसका मुख्यालय किस शहर में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय यानी डीआरए का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। डीआरए का उप कार्यालय गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर कार्यालय भवन में स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर 2020 को धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने से प्रशासनिक कामकाज को आसानी होगी, उसके लिए डीआरए स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाराणसी मंडलायुक्त हैं दीपक अग्रवाल, उन्हें धार्मिक मामलों के निदेशालय यानी डीआरए का पहला निदेशक नियुक्त किया है। और डीआरए की स्थापना के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है वो कब दी गई है, तो 11 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आरपी सिंह। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं आरपी सिंह। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक और 2 बार विश्व कप खेल चुके दिग्गज हॉकी खिलाड़ी डॉक्टर आरपी सिंह के साथ एमसी संगाई एबेमाल का नाम ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है। आरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम की तरफ से 1986 और 1990 में विश्व कप खेल चुके हैं, वहीं 2 एशियन गेम्स का पदक भी जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे वर्तमान में यूपी हॉकी के महासचिव भी हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए लखनऊ हॉस्टल की पूर्व खिलाड़ी और ओलंपिक टीम की सदस्य रह चुकी वंदना कटारिया का नाम भेजा गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जो खेल निदेशक हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हॉकी के महासचिव भी हैं, उनका नाम क्या है? डॉक्टर आरपी सिंह। इनका नाम जो है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है। और इसके साथ ही एमसी संगाई एबेमाल है, इनका नाम भी भेजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए किसका नाम भेजा गया है? तो लखनऊ हॉस्टल की पूर्व खिलाड़ी और ओलंपिक टीम की सदस्य रह चुकी वंदना कटारिया का नाम भेजा गया है। तो दोस्तों ये थे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि हमने एक ही वीडियो में कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पिछले मंथ के रिवीजन वीडियो देखने हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ ही लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।